नागपुर में एक बहुत ही सुंदर झरने के किनारे रिमझिम नाम की जलपरी अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी, जिनका नाम था जलपरी बेला और जलपरी नीलम। एक दिन समुंदर में बहुत बड़ा तूफान आ गया, जिसमें जलपरी बेला अपनी बहन और माँ से बिछड़ गई और किनारे पर ही रह गई। सुबह नागिन कनिष्का झरने के पास से गुजरती है और जलपरी बेला को ऐसे बेहोश देख घबरा जाती है और आसपास उसकी माँ को ढूंढने लगती है, लेकिन उसको वहाँ कोई नहीं दिखता। तो नागिन कनिष्का जलपरी बेला को अपने साथ ले जाती है, और क्योंकि बेला एक जलपरी थी तो धरती पर बिना पानी के इतने लंबे समय तक कैसे रह पाती, इसलिए नागिन कनिष्का ने उसको अपनी शक्तियों से नागिन बना दिया और हमेशा के लिए उसे अपनी बेटी बना के अपने साथ ही रख लिया, क्योंकि वो उस बिन माँ की बच्ची को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। कुछ समय बाद नागिन बेला बड़ी हो गई और नागलोक की सबसे सुंदर नागिन लगने लगी। ये देख नागिन कनिष्का की बाकी दो बेटियां नीलम और नंदिनी नागिन बेला से अंदर ही अंदर बहुत जलती थी, क्योंकि वो सौतेली थी। लेकिन वे दोनों नागिन बेला के सामने बहुत अच्छे से रहती थी, पर पीठ पीछे उसकी बहुत बुराई करती थी। ये बात नागिन बेला को पता थी, फिर भी वो उन दोनों से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अपने मन में एक बात हमेशा सोचती थी, मैं चाहती हूँ मेरी कोई ऐसी बहन हो जो मुझसे सच्चा प्यार करे। एक बार फिर झरने किनारे बहुत बड़ा तूफान आया। उसके अगले दिन सुबह नागिन बेला और उसकी दोनों सौतेली बहनें झरने किनारे जाती है, तो उन्होंने देखा कि एक जलपरी समुद्र से बाहर बेहोश पड़ी है। तो उसे देख नागिन बेला बोलती है, ये तो एक जल परी है, शायद कल रात के तूफान में समुद्र से बाहर निकल आई है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हमें तो बहुत काम है, तुम ही इसकी मदद करो। ये बात सुनकर नागिन बेला उदास हो जाती है और खुद ही अपनी नागिन शक्तियों से उस जलपरी को उठाकर समुद्र में डाल देती है। पानी में जाते ही जलपरी होश में आ जाती है और ऊपर आकर नागिन बेला से शुक्रिया कहती है। इस तरह दोनों में जान पहचान हो जाती है। जलपरी रोज समुंदर किनारे नागिन बेला से मिलने आती है और दोनों आपस में रोज खूब बातें करती है। देखते ही देखते दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बन जाती है। लेकिन नागिन बेला और जलपरी की बढ़ती दोस्ती को देख के नीलम और नंदिनी नागिन बेला से और भी ज्यादा जलने लगती है। इसलिए वो दोनों योजना बनाने लगी कि कैसे भी करके इन दोनों की दोस्ती तुड़वाएंगी। अगले दिन जलपरी झरने किनारे नागिन बेला का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ नागिन नीलम पहुँच जाती है और जलपरी से कहने लगती है, जलपरी तुमको पता है, नागिन बेला तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करती है। कल तो उसने ये कहा कि वो तुमसे मिलने आज के बाद कभी नहीं आएगी। तुम बेकार में उसका इंतजार कर रही हो। नहीं नहीं, बेला तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकती। नहीं बोल सकती का क्या मतलब है? क्या मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? देख लेना, वो आज के बाद यहाँ कभी नहीं आएगी। ये सुनकर जलपरी उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ठीक यही सब दूसरी तरफ नागिन नंदिनी नागिन बेला को भी बोल रही होती है, पर नागिन बेला नीलम और नंदिनी की झूठ बोलने की हरकत से वाकिफ थी, इसलिए वो नागिन नंदिनी की बातों को नजरअंदाज करके जलपरी से मिलने झरने किनारे चली जाती है और वहां जाकर जलपरी को इधर उधर देखने लगी। इतने में जलपरी वहां आ जाती है। दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती हैं और बोलती है, मैं जानती थी तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकती, जैसा तुम्हारी बहनें मुझे बता रही थी। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए ऊपर आई। मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी।
तुम्हारी बहनें तो बहुत बुरी हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वो दोनों तुम्हारी बहन होकर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? यह सुनकर नागिन बेला उदास हो जाती है और जलपरी को अपनी बचपन की कहानी सुनाती है। मैं उन दोनों की सौतेली बहन हूँ। मैं बचपन में एक जल परी थी। ऐसा मेरी नागिन माँ बताती है कि एक बार इस समुंदर में बहुत तेज तूफान आया था और मैं उन्हें तूफान के बाद यहाँ किनारे पर पड़ी मिली थी। मेरा कोई नहीं था, इसलिए वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती थी और मैं एक जल परी थी, इसलिए ज्यादा समय तक धरती पर बिना पानी के भी नहीं रह सकती थी। इसलिए नागिन माँ ने मुझे हमेशा के लिए नागिन बना दिया ताकि मैं उनके साथ धरती पर रह सकूं। और मैं जल परी होने की वजह से नीलम और नंदनी से ज्यादा खूबसूरत हो गई, इसलिए उनको मुझसे जलन होती है और वो मुझे अपनी बहन नहीं मानती। पर तुम उन्हें माफ कर दो, वो दोनों अभी नादान है। एक दिन वो मुझे अपनी बहन जरूर मानेंगी, मुझे यकीन है। नागिन बेला की सारी बातें सुनकर जलपरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर नागिन बेला से बोलती है, मतलब तुम ही मेरी वो बहन हो जो सालों पहले मुझसे और मेरी माँ से तूफान में बिछड़ गई थी? ऐसा मेरी जलपरी माँ बताती हैं। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हम तो उम्मीद ही खो बैठे थे कि तुम कभी हमें मिल पाओगी। आज माँ बहुत खुश होंगी जब मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगी। जलपरी की बातें सुनकर नागिन बेला भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि सालों बाद उसे अपनी बिछड़ी हुई बहन मिल गई है। तो खुशी से वो जलपरी को गले से लगा लेती है। ये सब होते हुए दोनों नागिन नीलम और नागिन नंदनी पीछे से देख रही थी और नागिन बेला का इतना अच्छा दिल देखकर और दोनों बहनों में इतना प्यार देखकर वह दोनों खुद पर बहुत शर्मिंदा होती हैं और नागिन बेला से माफी मांगती हैं। फिर नागिन बेला अपने दोनों जलपरी और नागिन परिवारों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो देखा दोस्तों, आपने इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में पड़े इंसान की इंसानियत के नाते मदद जरूर करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आगे ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूंगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ इच्छाधारी नागिन की, जो अपना बदला लेने के लिए एक बार फिर लौट कर आई है। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में राजेश और कमला नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी को काफी वक्त हो चुका था, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक बार किसी के कहने पर वो दोनों बच्चे की मन्नत मांगने पहाड़ी पर भोलेनाथ के मंदिर पर गए। देवी से मन्नत के बाद दोनों जंगल वाले रास्ते से घर को लौट रहे थे। तभी वहां रास्ते की नदी में उन्होंने देखा एक नवजात बच्ची टोकरी में रखी पानी में बह रही है। राजेश ने तुरंत नदी में छलांग लगाई और उस बच्ची को बचा के बाहर निकाल लाया। फिर दोनों ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें दूर दूर तक उस बच्ची के परिवार का कोई नहीं दिखता है। तब राजेश कमला से बोलता है, शायद इस बच्ची का यहाँ कोई नहीं है और लगता है इसके माँ बाप को इसकी कदर ही नहीं है। एक हमसे पूछो कैसे औलाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। मुझे ऐसा लगता है ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है हमारे लिए। उन्होंने ही इस बच्ची को हमारे लिए यहाँ भेजा है। आज से ये हमारी बच्ची है, इसे हम पालेंगे। इतना कहकर राजेश और कमला उस बच्ची को अपने साथ घर ले जाते हैं और उसका नाम माला रखते हैं। धीरे धीरे माला राजेश और कमला के घर आंगन में बड़ी होने लगती है। वो सभी बच्चों में सबसे अलग और दिव्य दिखती है और उसकी माँ कमला उसे निहारते निहारते फूली नहीं समाती है। देखो ना राजेश, हमारी बेटी माला के चेहरे से कैसी दिव्य शक्ति जैसी चमक मारती है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ भोलेनाथ का हम पर आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि साक्षात वो ही हमारे घर में आ गए हो।
अरे पगली, हर माँ बाप के लिए उनकी बेटी दिव्य ही होती है। ऐसा कहकर राजेश वहां से चला जाता है। कुछ सालों बाद माला पूरे 21 वर्ष की हो जाती है और बचपन से भी अधिक खूबसूरत और दिव्य लगने लगती है। आज माला का 21वां जन्मदिन था। राजेश और कमला उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। फिर रात को माला जब सोने के लिए जाती है और जैसे ही आंखें बंद करती है, वैसे ही उसे एक आवाज सुनाई आती है। बेटी, अब तुम 21 साल की हो गई हो, मेरा बदला पूरा करो। माला ये आवाज सुनकर जल्दी से उठ जाती है और देखती है कि उसका आधा शरीर सांप का बन चुका होता है। वो जोर से चिल्लाती है। माला की चीख सुनकर कमला अंदर आ जाती है और माला को नागिन के रूप में देखकर घबरा जाती है। अरे ये क्या, मेरी बेटी माला एक इच्छाधारी नागिन है? इतना कहकर कमला बेहोश हो जाती है और कमला के अंदर माला की असली माँ नागिन रूपमती की आत्मा आ जाती है और वो माला से कहती है, बेटी माला, मैं तुम्हारी असली माँ नागिन रूपमती हूँ। तुम्हारा जन्म अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए हुआ है। ये सुनकर माला घबराई हुई बोलती है, वो कैसे माँ? बहुत साल पहले इस गांव के लोगों ने तुम्हारे बाबा नागराज को नागमणि के लालच में बड़ी बेरहमी से अपने जाल में फंसा के मार दिया था। और जब मैं तुम्हारे बाबा की मौत का बदला लेने आई, तो इन लोगों ने मुझे भी बड़ी बेरहमी से मार दिया, क्योंकि तब हम एक मामूली नागिन थे। लेकिन तुम्हारा जन्म बहुत दिव्य और चमत्कारी हुआ है। हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने तुम्हें हमें आशीर्वाद के तौर पर इच्छाधारी नागिन के रूप में दिया था और कहा था कि तुम्हारे 21 वर्ष पूरे होने के बाद तुम्हें तुम्हारी सारी इच्छाधारी नागिन शक्तियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि तुम साक्षात भोलेनाथ की बेटी हो। अपनी माँ नागिन रूपमती की बातें सुनकर माला की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो गांव वालों से अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने को उतारू हो जाती है। फिर एक एक करके गांव के हर एक आदमी को अपनी शक्तियों से मार देती है। आखिर में उसके पालने वाले माँ बाप राजेश और कमला बचते हैं। माला गुस्से में इतनी आग बबूला थी कि वो उनको भी कातिल समझ के एक पल को भूल चुकी थी कि ये उसके वही माँ बाप है जिन्होंने उसे अपनी खुद की औलाद से बढ़कर प्यार दिया है। वो उन दोनों को मारने के लिए बढ़ती ही है कि तभी उसकी नागिन माँ रूपमती की आत्मा फिर से कमला के अंदर आ जाती है और बोलती है, नहीं बेटी माला, ये दोनों लोग बेकसूर है। ये लोग तो उस वक्त गांव से बाहर भोलेनाथ के मंदिर बच्चे के लिए पूजा करने गए थे। ये दोनों नेक दिल इंसान है, इन्हें छोड़ दो और अब शांत हो जाओ। गुनहगारों को सजा मिल चुकी है। अपनी माँ की बातें सुनकर माला का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपने पालने वाले माँ बाप कमला और राजेश से माफी मांगती है। फिर हमेशा उनके साथ रहकर उनकी और उनके घर की बुरे लोगों से रक्षा करती है। देखा दोस्तों नागिन का बदला। क्या आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं? तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी आपसे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।